हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसका कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग का। ये ह्यूमैनिटीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथ साथ ये जो है आपको, अगर आप कोई इंडस्ट्रीज प्रोफेशनल हैं तो आपको वहाँ पे भी ये यूज़ आएगा। ठीक है, मतलब बड़े बड़े कंपनी में बड़ा बड़ा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है वो सब चीज़ अगर जानना है तो आप इसको अच्छे से देखिए और लास्ट तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग बात क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे प्रॉब्लम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे क्या सिंपल प्रॉब्लम क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्या है, सिम सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक ना। उसके बाद हम लोग जो है टाइप्स देखेंगे, प्रॉब्लम कितना टाइप होता है। दो टाइप होता है, वेल डिफाइंड और इल डिफाइंड। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, स्ट्रेटजीज देखेंगे, स्ट्रेटजीज टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद हम लोग मेथड्स देखेंगे, क्या क्या मेथड्स है हमारे पास। ठीक ना। उसके बाद हम लोग जो है टूल्स देखेंगे, हमारे पास क्या क्या टूल्स रहेगा। ये स्किल अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो आपके अंदर कैसे कैसे आप इसको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग जो है जानने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग एक एक चीज़ को पहले समझते हैं अच्छे से। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सीखना क्यों ज़रूरी है सर। ठीक है, तो ये सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मान के चलिए अगर आप कोई बड़ा कंपनी में या कोई बड़ा प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं। ठीक, बड़ा कंपनी चाहे बड़ा प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं तो वैसे कंडीशन में आपके सामने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ सकता है, उसको सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है या कहीं किसी भी चीज़ का स्टूडेंट है तो आपके साथ ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है जिसको कि सॉल्व आप आसानी से नहीं कर पाइएगा। लेकिन अगर आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड्स मालूम है, स्ट्रेटजी मालूम है, आप उस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग समझते हैं एक एक करके प्रॉब्लम क्या होता है। ठीक है, मान के चलिए अगर आप कहीं पे खड़ा है, वो आपका क्या एग्जिस्टिंग स्टेट है। ठीक है, कहीं पे खड़ा है और कहीं पे जाना चाहते हैं। जाना कहाँ चाहते हैं, डिजायर्ड स्टेट। ठीक, आप कहीं पे खड़ा है और कहीं पे जाना चाहते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, जहाँ पे आप खड़ा है एग्जिस्टिंग स्टेट, जहाँ जाना चाहते हैं डिजायर्ड स्टेट। बीच का जो एक खाली जगह है इसको आप गैप कह सकते हैं, बीच का जो खाली जगह है। ठीक है, अब सवाल ये है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। एग्जिस्टिंग स्टेट क्या है, आपके पास एक जमीन है। ठीक है, और डिजायर्ड स्टेट क्या है, आप उस पर एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। बात समझ गए, आपके पास एक जमीन है, ये आपका वर्तमान परिस्थिति है, उस पे आप एक बिल्डिंग तैयार करना चाहते हैं, ये आपका इच्छा है। अब सवाल ये उठता है कि जमीन पे बिल्डिंग बनेगा कैसे। तो यहाँ पे बीच में क्या हो रहा है, एक गैप क्रिएट हो रहा है। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका क्या है, प्रॉब्लम है। ये जो गैप है यही आपका क्या है, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हमको बिल्डिंग बनाने के लिए प्लानिंग कैसे करेंगे, उसके लिए हमको क्या क्या मटेरियल लगेगा। ठीक है, मजदूर कहाँ से लाएंगे, लेबर कहाँ, सॉरी मजदूर के बाद आपका मिस्त्री कहाँ से लाएंगे। ठीक ना, इसका देख रेख कैसे होगा, क्या प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। बहुत सारा चीज़ है, आपके मन में बहुत सारा सवाल है, तो ये आपका एक गैप है। इस गैप को फुलफिल कौन करता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर आता है, वो आपका ये पूरा गैप फुलफिल कर देता है। ठीक, तो प्रॉब्लम हमारा क्या है, अगर कोई पूछे कि भैया बताओ प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम इज एनी सिचुएशन और चैलेंज दैट रिक्वायर्स ए सॉल्यूशन और डिसीजन। प्रॉब्लम क्या है, कोई भी सिचुएशन या चैलेंज है जिसको कि एक सॉल्यूशन या फिर एक डिसीजन चाहिए। सॉल्यूशन कैसे चाहिए, ठीक है, जैसे मान के चलिए कि अगर जमीन पे पानी गिर गया। ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम है कि जमीन गीला हो गई। सॉल्यूशन उसका क्या है कि आप उसको वाइप आउट कर दीजिए, मतलब पोछा मार दीजिए। तो ये सिंपल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, डिसीजन क्या है कि जैसे मान के चलिए आपको क्या करना है कि आपके दो दोस्त का शादी है। ठीक ना, आपको किसी एक में ही अटेंड कर सकते हैं, एक साथ तो दोनों जगह नहीं जा सकते। तो वैसे तो आपका प्रॉब्लम क्या है कि किसके यहाँ जाए। ठीक है, मान के चलिए आपका दो दोस्त है ए और बी, दोनों का एक ही दिन शादी है, तो आप दोनों में से किसी एक के यहाँ जाएंगे। ठीक है, तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि जाए किसके सामने, किसके यहाँ। ठीक है, और प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमारा है कि किसके यहाँ जाना है। ठीक, तो प्रॉब्लम में हम लोग दो चीज पे फोकस करते हैं, एक है सॉल्यूशन, दूसरा है डिसीजन। ठीक,
मान के चलिए एक और बात आपको बताते हैं, जैसे कि हम लोग कोई काम कर रहे हैं, ठीक ना, उस काम में अगर बाधा आ गया तो वो हमारा क्या है सर, वो प्रॉब्लम है। जैसे कि हम लोग किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक, और फैक्ट्री में बार बार लाइट का इशू हो रहा है, बिजली जो है चली जा रही है, बार बार बिजली कट जाता है, तो वो आपका क्या कर रहा है, बाधा कर रहा है। अब इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, आप जो है इन्वर्टर के ऊपर जाइए, आप इन्वर्टर लगाइए चाहे जनरेटर चलाइए, समझ रहे हैं, तो वो आपको क्या दे देगा, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो प्रॉब्लम में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा जो है क्या होना चाहिए सर, इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा क्या होना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम आ रहा है किसी काम को करते समय, किसी भी तरह का बाधा आ रहा है, या फिर हम लोग जहाँ है वहाँ से जहाँ जाना चाहते हैं बीच में जो गैप है, उसको फुलफिल करना क्या कहलाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाएगा। अब हम लोग समझते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है कि सिंपल प्रॉब्लम क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रॉब्लम क्या है, ये तो आपको बता दिए कि ये हमारा जो है एक तरह का सिचुएशन है जिसको कि एक सॉल्यूशन चाहिए या फिर डिसीजन चाहिए, ठीक ना। हमारा जो गैप बनता है उस गैप को भरने का हमको क्या ढूंढना पड़ेगा, तरीका ढूंढना पड़ेगा। हमारा जो एग्जिस्टिंग स्टेट है, यहाँ से हमको जाना है डिजायर्ड स्टेट तक, और बीच में हमारा क्या बन रहा है सर, बीच में हमारा गैप बन रहा है, ठीक है। ये जो खाली जगह है जहाँ से हमको जहाँ पे है और जहाँ जाना है, इसके बीच का जो खाली जगह, वो आपका गैप क्या है, प्रॉब्लम है। इस गैप को कैसे फुल किया जाए, ठीक है, वही आपका क्या है, सॉल्यूशन है। जैसे मान के चलिए ये नदी का एक किनारा है, ठीक है, ये नदी का एक किनारा है और ये नदी का दूसरा किनारा है, ठीक है। हमको क्या करना होता है, ये गैप फुल करना पड़ता है, ये जो गैप है यहाँ पे, इस गैप को भरना पड़ता है ताकि हम एक साइड से दूसरे साइड जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में सॉल्यूशन क्या है, ब्रिज। नदी पे एक छोर से दूसरे छोर पे जाने का सॉल्यूशन क्या है, ब्रिज। तो आपको क्या करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, गैप को भरना है, गैप भरने का आपको तरीका ढूंढना है कि हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, समझते हैं इसको। तो प्रॉब्लम में हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्रिएटिंग द नीड टू फाइंड वेज टू ब्रिज द गैप, ठीक है। ये खाली जगह को भरने का आपको वेज यानी कि तरीका ढूंढना है। प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दो तरह का बात होता है। पहला है सिंपल प्रॉब्लम। सिंपल प्रॉब्लम कैसा है, जिसका कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें लिमिटेड वेरिएबल है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन मतलब जमीन पे पानी गिरा हुआ है, पोछा मार दीजिए पानी सूख जाएगा, एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल प्रॉब्लम हो जाएगा। सिंपल प्रॉब्लम का क्या क्या एग्जांपल हो सकता है, फिक्सिंग ए लीकी पॉकेट, डिसाइडिंग व्हाट टू कुक फॉर डिनर, ठीक है। जैसे आपका कहीं पे लीक कर रहा है तो उसको सुधारने का क्या तरीका, उसको थोड़ा टाइट कर दीजिए तो आपका सुधर जाएगा। उसके बाद रात का खाना क्या बनेगा, ये आपका एक प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें आपका क्या सिंपल सॉल्यूशन है कि रोटी चावल या जो भी आपको खाना है आप बना सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद अगर आपका पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड को रीसेट कर लिए, तो ये सब हमारा क्या सिंपल प्रॉब्लम है। अब सवाल ये उठता है सर चैप्टर तो हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पढ़ रहे तक बताए नहीं। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऐसा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, जिसमें हमको क्या चाहिए, मल्टीपल इंटर रिलेटेड फैक्टर होता है, मतलब आपस में एक से एक कड़ी जुड़ा हुआ है। आप एक को सॉल्व करने जाइएगा दूसरा में आप फंस जाइएगा। मोर सोफिस्टिकेटेड होता है, मोर सोफिस्टिकेटेड मतलब थोड़ा दिमाग उमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। इसके लिए स्ट्रेटेजिक अप्रोच चाहिए। स्ट्रेटेजिक अप्रोच करने का मतलब क्या है कि आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा, पहले ये काम करें फिर वो काम करें, एक प्रॉपर सीक्वेंस हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक ना। उसके लिए एक प्रॉपर हमको क्या चाहिए, स्ट्रेटेजी चाहिए, तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कहेंगे। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का एग्जांपल क्या है, जैसे कि डिजाइनिंग ए सिटीज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। कोई शहर है वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तैयार करना है कि हमारा जो है जाम ना लगे, ठीक है, या फिर किसी को कोई नुकसान नहीं हो, तो एक ऐसा सिस्टम बनाइए। वो आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का एक एग्जांपल है। उसके बाद देश में से गरीबी मिटाना, ये भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, ठीक है। मैनेजिंग ए कंपनीज ग्लोबल सप्लाई चेन ड्यूरिंग ए क्राइसिस। मान के चलिए अभी कुछ दिन पहले कोविड आया था, कोविड के समय क्या था, सप्लाई चेन रुक गया था, ठीक। तो हम लोग को उस समय सिचुएशन क्या था कि हमको एक प्रॉपर तरीका से डिसीजन लेना पड़ रहा था या कोई ऐसा रास्ता तैयार करना पड़ता था जिससे कि हम लोग जो है, लोग घर के अंदर पैक हैं और वहां तक हम लोग हर चीज डिलीवर कर सकें, ठीक ना। तो वो जो डिलीवरी सिस्टम तैयार किया गया था वो आपका क्या था, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम था। बात समझ गए। और चलिए आपको एक एग्जांपल देते हैं।
एग्जाम्पल क्या है, जैसे सिंपल और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का, मान के चलिए कि हमारे दरवाजे पे कोई गेट ठकठका रहा है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, जाके हम लोग गेट खोल दें ताकि हमारा क्या हो सके। अगर हम लोग दरवाजा खोल देते हैं तो जो भी बाहर आदमी खड़ा है गेट ठकठका रहा है वो अंदर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या सिंपल प्रॉब्लम है कि गेट पे कोई खड़ा है, और सिंपल सॉल्यूशन है ओपन द डोर। ठीक। लेकिन हम लोग जो है एक सिस्टम बनाना चाहते हैं। क्या सिस्टम बनाना चाहते हैं कि अगर घर का कोई आदमी है दरवाजा पे खड़ा है तो ऑटोमेटिक दरवाजा उसको पहचान ले और गेट खुल जाए, ऑटोमेटिक डोर खुल जाए। बात समझ रहे हम क्या कह रहे हैं। अगर दरवाजा पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक ना, और हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक गेट खुल जाए, तो वैसे सिचुएशन को आप क्या कहिएगा, वो हमारा एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। क्यों सर, क्योंकि वहां पे आपको क्या चाहिए, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ठीक ना, उसके बाद और क्या चाहिए, आपको एक प्लानिंग करना पड़ेगा। ठीक है, उसका कई सारा सॉल्यूशन होगा, तो आपको उसमें से देखना पड़ेगा कि कौन सा अच्छा रहेगा, उसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। मतलब हमारे पास जो है ना बहुत सारा इसमें चीज़ समझने को होगा, सोचने को होगा। ठीक। तो जैसे कि हमारा सिंपल प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, जिसमें बहुत ज़्यादा सोचना समझना ना पड़े वो सिंपल प्रॉब्लम है। जिसमें बहुत ज़्यादा सोचना समझना पड़े, उसका आंसर आसानी से नहीं मिले, वो सब क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। अब देखिए कि एक और सबसे नोट पॉइंट आपको बता रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसका कि सॉल्यूशन निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, मतलब वो उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक ना। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन निकालने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, मतलब वो क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहेगा। ठीक ना। मोर टाइम मोर इट इज़ कॉम्प्लेक्स, मतलब जितना ज़्यादा आपको टाइम लग रहा है उतना ज़्यादा वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। अब हम लोग जो है कि हम लोग ये समझते हैं कि प्रॉब्लम कितना कॉम्प्लेक्स है। बात समझ गए, हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम जो है कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक। अभी जैसे आपको हम एग्जांपल दिए, किस चीज़ का एग्जांपल दिए कि हमारे दरवाजे पे कोई खड़ा है। ठीक है, उसका दो सिचुएशन दो सिचुएशन हो सकता है, एक सिंपल, दूसरा कॉम्प्लेक्स। सिंपल में हमारा क्या है, दरवाजे पे कोई खड़ा है, दरवाजा खोल दिए, ये हमारा सिंपल प्रॉब्लम था, सिंपल सॉल्यूशन था, दरवाजा खोले आदमी अंदर आ गया। कॉम्प्लेक्स में हमको क्या करना पड़ रहा है, हम लोग दरवाजा पे एक ऐसा सिस्टम लगा रहे हैं, अगर घर का आदमी है तो दरवाजा पे वो खड़ा होगा, उसको पहचाना जाएगा ऑटोमेटिक, और ऑटोमेटिक डोर खुल जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक जो है हमारा क्या खुल जाएगा, डोर खुल जाएगा। अब इस चीज को अगर आपको तैयार करना है तो आपको पहले एक सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। सिस्टम कैसे तैयार करेंगे, सबसे पहले आप इमेज रिकॉग्निशन तैयार कीजिएगा कि भैया जिसका जिसका फोटो डाले हैं वही आदमी को पहचाने और गेट ऑटोमेटिक खुले। दूसरा, ऑटोमेटिक खुलने के लिए आपको ऑटोमेशन आना चाहिए। ठीक है, उसके लिए फिर आपको कोडिंग करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसके लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तैयार करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको बहुत सारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो सवाल ये उठता है कि प्रॉब्लम कितना कॉम्प्लेक्स है, ये कैसे समझ में आता है। तो सबसे पहला, अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप समझ जाइए कि प्रॉब्लम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। समझ गए। उसमें एनालिसिस ज़्यादा लग रहा है तब भी प्रॉब्लम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। या फिर अगर उसमें कोई फॉर्मल अप्रोच लग रहा है, ठीक ना, मतलब सीधा तरीके से काम नहीं हो रहा है, उसको हम लोग को एक्सपर्ट के पास ले जाना पड़ रहा है, वहाँ पे हम लोग टेक्निक देखते हैं, तो वो आपका क्या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। बात समझ गए। तो सिंपल प्रॉब्लम है यूजुअली सिंपल सॉल्यूशन। ठीक है, वो हमारा एक फिक्स टाइम में हो जाता है, हमको पता है कितना देर में होगा, उसका क्या ऑप्शन है, वो सारा चीज़ पता होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में ना हमको कुछ पता ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, कितना टाइम लगेगा वो भी हमको नहीं मालूम है, इसका सॉल्यूशन निकलेगा कि भी नहीं निकलेगा वो भी नहीं मालूम है। बस हमारे पास एक रास्ता होता है जिसको फॉलो करके हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। अब यहाँ से देखिए कि हमारे पास जो है दो तरह का प्रॉब्लम है, एक वेल डिफाइंड, दूसरा है इल डिफाइंड। एक वेल डिफाइंड है, दूसरा क्या है, इल डिफाइंड। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम का क्या होता है, एक स्पेसिफिक गोल होता है और उसका एक्सपेक्टेड आउटकम होता है। मतलब मालूम है कि हमको करना क्या उसमें। जैसे अभी थोड़ा देर पहले आपको एग्जांपल दिए कि हमारा जमीन पे पानी गिरा हुआ है, पोछा मार देंगे तो पानी हमारा क्या होगा, सूख जाएगा। तो हमारा गोल क्या है, पोछा मारना। ठीक है, या फिर यहाँ पे सॉरी, गोल क्या है, हमारा पानी सूख जाए।
ठीक है, और एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, पोछा मारिएगा पानी सूख जाएगा। ठीक, लेकिन लेकिन क्या है सर, कि अगर मान के चलिए इल डिफाइंड प्रॉब्लम है, इसमें क्या होता है, रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग एट द इनिशियल लेवल एंड देन वर्किंग ऑन द सॉल्यूशंस। हमारा जो इनिशियल लेवल पे आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखेंगे। जैसे कि मान के चलिए कि कोई बोर होल है, ठीक है, कोई हमारा क्या है, बोर होल है, उसके अंदर कोई फंस गया है, ठीक है, या फिर कोई चीज जाके फंस गया है, कोई इंसान फंस गया, कुछ भी फंस गया है, तो उसको अंदर से बाहर कैसे निकालेंगे। बात समझ में आ रही है, तो वो हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। उसको आपको पहले समझना पड़ेगा, पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा, वहां से निकालने का क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में हम लोग देखें क्या, कि इसमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा लगता है। ठीक, वेल डिफाइंड में क्या है कि हमको पहले से मालूम है उसका सॉल्यूशन क्या है, वो आप उसके अनुसार देख लेते हैं। इल डिफाइंड में क्या है, हमको ये नहीं मालूम है उसका सॉल्यूशन क्या निकलने वाला है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कैसे करेंगे। इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, वो सारा चीज़ यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या करते हैं, एड्रेसिंग प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम है उसको पहले हम लोग परिभाषित करते हैं कि इसमें करना क्या है। ठीक है, क्या क्या चीज़ इसमें होने वाला है, कौन कौन सा अप्रोच चाहिए, वो सारा चीज़ हम लोग परिभाषित करते हैं। उसके बाद इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि आज का जो हमारा भाग दौड़ वाला जीवन है, ठीक है, उसमें अगर आपको कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है ना, तो उसके लिए आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग आना चाहिए। ठीक, अब जैसे मान के चलिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, हमको क्या करना है, फैक्ट्री सेटअप करना है, या फिर हमको फैक्ट्री सेटअप के लिए हमको सारा मशीन जो है इंस्टॉल करना है। समझ गए, तो ये हमारा क्या, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको प्लानिंग करना पड़ेगा कि मशीन का पोजीशन क्या होगा, बहुत कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है, मशीन का लोकेशन हम लोग तय करेंगे, मशीन इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का क्या क्या खासियत है, सबसे पहला तो ये हमारा इंटरकनेक्टेडनेस होगा, आपस में सब चीज कड़ी जुड़ा हुआ रहता है। अनसर्टेनिटी, ठीक है, हमारा क्या आउटकम आएगा, क्या होने वाला है, ये हमको नहीं पता है। एम्बिग्यूटी, ठीक है, इसमें हमको क्लियर डेफिनेशन नहीं मालूम है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन नहीं मालूम है, मतलब हमको सिचुएशन समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या। ठीक है, डायनेमिक नेचर, ठीक, जैसे जैसे समय बीतता है या और जानकारी मिलता है तो हमको धीरे धीरे समझ में आता है कि समस्या क्या है। तो ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए इसका। ये तो हो गया प्रॉब्लम समझ गए, सॉल्यूशन कैसे कैसे निकाला जाए उसका तरीका आपको बताते हैं। सबसे पहला क्या है, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं कि हमारा समस्या क्या है, वो भी जानना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद रूट कॉज एनालिसिस। रूट कॉज एनालिसिस मतलब समस्या के जड़ तक जाएंगे, इसमें हम लोग बार बार सवाल पूछते हैं, क्यों क्यों क्यों, ये चीज कैसे हुआ, फिर ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, वो सारा चीज हम लोग पूछते हैं। स्टेक होल्डर एनालिसिस, ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या क्या एनालिसिस किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग जो है सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद हम लोग उसका इंफॉर्मेशन जुटाने की कोशिश करते हैं कि क्या ये समस्या पहले भी हो चुका है, ठीक है, पहले हुआ था तो कैसे सॉल्व किया गया था, या फिर इसका क्या क्या ऑप्शन है, वो सारा चीज़ हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले रिसर्च करते हैं। ठीक है, जो भी रेलिवेंट डाटा या इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग इकट्ठा करेंगे। सर्वे और इंटरव्यू करेंगे। सर्वे या इंटरव्यू मतलब हम लोग पूछताछ करेंगे, भाई तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है क्या, ठीक है, या फिर तुम्हारे कंपनी में भी ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिला था क्या, तो वो सब हम लोग काम करेंगे। फिर ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंफॉर्मेशन गैदर हो जाएगा। तीसरा काम जो करेंगे, जनरेटिंग सॉल्यूशंस। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी पॉसिबिलिटी है, सॉल्यूशन जो जो हो सकता है वो सब चीज़ तैयार करेंगे। पहला ब्रेन स्टॉर्मिंग है, इसमें हम लोग जो है बहुत सारा आइडिया देखेंगे कि हम लोग क्या क्या इसमें कर सकते हैं। ठीक है, माइंड मैपिंग, उसके बाद क्या करेंगे, माइंड मैपिंग मतलब मन में आपको जो है एक नक्शा तैयार करना है, पहले ये करेंगे फिर वो करेंगे फिर ऐसे करना है। तो वो सारा चीज हमारा क्या है, माइंड मैपिंग हो गया। जैसे कि मान के चलिए आपका प्रॉब्लम क्या है, टाइम मैनेजमेंट। आपके पास 24 घंटा है, ठीक है, आप उसमें से टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, कि हम लोग जो है मन में एक प्लानिंग करते हैं ना,
जिसको हम लोग माइंड मैपिंग करते हैं। सुबह 6 बजे उठना है, फिर फ्रेश हो जाना है, थोड़ा देर योगा कर लेना है, फिर मेडिटेशन कर लेना है, तो ये उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाना है। तो ये हमारा क्या है, माइंड मैपिंग है। मन में जो है हम लोग रास्ता बनाते हैं क्या क्या करना है। इसके बाद हमारा आता है स्कैम्पर टेक्निक। ठीक ना, आपके पास जो भी सॉल्यूशन है, आइडिया है, उसको आप मॉडिफाई कीजिए, तोड़ मरोड़ करने का काम जो है वो सब इसमें आ जाता है। तो सबसे पहला हमारा क्या था, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए, इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए, ठीक है, और तीसरा क्या है, सॉल्यूशन जनरेट कीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन जनरेट करने के बाद उसको हम लोग इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, इवेल्युएट मतलब उस सॉल्यूशन का हम लोग जांच करेंगे क्या वो सही है कि नहीं है। उसके बाद हम लोग उसको इम्प्लीमेंटिंग करेंगे। इम्प्लीमेंटिंग करने का मतलब क्या है कि हम लोग उस चीज़ को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमारा ये चीज़ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग करेंगे कि हम लोग जो भी चीज़ अप्लाई किए वो सही से काम कर रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, इसमें और क्या क्या सुधार किया जा सकता है, तो ये सारा चीज़ देखेंगे। ठीक, इवेल्युएशन में हम लोग क्या देखेंगे, क्रिटेरिया डेवलपमेंट, प्रोस कॉन्स, डिसीजन मैट्रिक्स। ठीक ना, इम्प्लीमेंटिंग में क्या करेंगे, एक्शन प्लान देखेंगे, पायलट टेस्टिंग करेंगे, फुल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो ये सारा चीज़ आप लोग अप्लाई करके देखिएगा। ठीक, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना है उसमें हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। सबसे पहला तो देखिए, ये जो 12 स्ट्रेटेजी हम लिखे हैं ना, ये समझ गए तो आप कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए एक एक को अच्छे से समझिएगा। पहला क्या, ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम। आपका कोई भी प्रॉब्लम है उसको छोटा छोटा हिस्सा में तोड़ दीजिए। ठीक है, आप हर छोटा छोटा हिस्सा का सॉल्यूशन निकालिए। तो पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा क्या है, सिस्टम थिंकिंग। सिस्टम थिंकिंग में क्या कीजिए कि मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम है, उसको बहुत बड़ा सिस्टम मान लीजिए, लार्ज सिस्टम मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपस में देखिए कि कौन कैसे जुड़ा हुआ है और किसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला ब्रेक डाउन में आप क्या कीजिएगा, उसको स्मॉल पार्ट्स में तोड़ दीजिएगा। सिस्टम थिंकिंग में क्या कीजिएगा, उसको आप एक बड़ा सा सिस्टम मान लीजिए, आपस में इंटर रिलेटेड जो भी चीज़ है उसको आप देखिए समझिए। ठीक है, तीसरा जो है ये हमारा फेवरेट है, रूट कॉज एनालिसिस। रूट कॉज एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम के जड़ को पकड़ते हैं। ठीक है, सिस्टम को, सिम्टम को नहीं पकड़ते हम लोग, उसके हम लोग जड़ को पकड़ते हैं। और इसमें हम लोग बार बार सवाल पूछते हैं, वाई, वाई, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। बात समझ गए। उसके बाद हम लोग जो है अगला चीज हमारा क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग में हम लोग जो है जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन है, जितना भी तरह का आइडिया हमारे दिमाग में आ सकता है, सबको लिखते हैं। उसमें से जो बेस्ट रहेगा या जो ज्यादा सुटेबल रहेगा उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। पांचवा हमारा है स्वोट एनालिसिस। स्वोट एनालिसिस हमारा क्या है, इसमें हम लोग जो है जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसके अनुसार हम लोग एक टेबल बनाते हैं, जिसमें हम लोग स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को लिखते हैं। उसके बाद जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन है वो हम लोग तैयार करते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा डिसीजन मैट्रिक्स। डिसीजन मैट्रिक्स में हमारा क्या है कि हम लोग यहाँ पे जो है ना कंपेयर करते हैं। किस चीज को कंपेयर करते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशन बेस्ड ऑन सेट क्राइटेरिया। हम लोग जो है जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन है उसका एक सेट बनाते हैं और उसको आपस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ताकि हमारा जो है सॉल्यूशन पता चल सके। उसके बाद अगला हमारा क्या है, सिनारियो प्लानिंग। सिनारियो प्लानिंग में हमारा क्या है, जो भी हमारा समस्या उससे मिलता जुलता एक सिनारियो या फिर एक माहौल तैयार करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व किया जाए, वो सिनारियो प्लानिंग है। इरिटेटिव सॉरी इटरेटिव टेस्टिंग। इटरेटिव टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशंस को हम लोग बार बार लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो गया, जो हमारा बेस्ट फिट कर गया, उसको हम लोग सॉल्यूशन मान लेते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा आता है स्टेक होल्डर एनालिसिस। इसमें हम लोग जो है क्या करते हैं, जितना भी रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स है, ठीक है, उसको हम लोग समझने का काम करते हैं और उसके अनुसार हम लोग फायदा देखते हैं कि भाई क्या क्या आपका सपोर्ट मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, माइंड मैपिंग करते हैं। माइंड मैपिंग में हम लोग मन में आइडिया बनाते हैं कि ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करेंगे वो करेंगे, तो आपका माइंड मैपिंग हो गया। क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, इसमें हम लोग लॉजिक और रीजनिंग को लगाते हैं ताकि हम लोग किसी भी सिस्टम को एनालाइज करें और पोटेंशियल सॉल्यूशन तैयार कर सकें। कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप जो है इसमें दूसरे के साथ काम करते हैं। कोलैबोरेशन में आप क्या करते हैं, दूसरे के साथ काम करते हैं। अब मान के चलिए अगर कोई प्रॉब्लम है उसको आप अकेले सॉल्व करने चाहिए, ठीक है, तो आपको हो सकता है कि उसमें टाइम ज़्यादा लगे, क्यों, और लेकिन अगर आप 2-3 लोग से मिल के कीजिएगा, ठीक है,
तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा लोग रहेंगे ना, तो ज़्यादा लोग के पास ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, उसके पास ज़्यादा स्किल है, ठीक है, तो उसके पास समझदारी ज़्यादा है, तो आपका काम जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बात समझ गए? तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा लोग को लगाएंगे ताकि हमारा प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाए। अब हम लोग मेथड्स देखते हैं क्या क्या मेथड है। तो ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, मेथड्स। ठीक, सबसे पहला हमारा ग्रो मॉडल। ग्रो मॉडल में हमारा जी का मतलब होता है गोल, आर का मतलब रियलिटी, ओ का मतलब ऑब्स्टेकल और डब्ल्यू का मतलब वे फॉरवर्ड। ठीक है, ग्रो मॉडल में हमारा क्या है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है 4 स्टेप में। पहला में आपको गोल तय करना है, दूसरा में रियलिटी देखना है, तीसरा में हमको पता करना है ऑब्स्टेकल यानी बाधा क्या क्या है, और चौथा में फिर देखेंगे सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो गोल मतलब क्या हो गया कि आपको जाना कहाँ है। ठीक है, रियलिटी में आपको देखना है कि अभी आप कहाँ पे हैं। जैसे आपको स्टार्टिंग में ही हम बताए थे कि आपका जो है एग्जिस्टिंग स्टेट होता है, ठीक है, जहाँ पे आप वर्तमान में खड़े हैं, और आपको जहाँ जाना है वो आपका क्या हो गया, डिजायर्ड स्टेट। और बीच में जो ये खाली जगह है, ठीक है, ये जो बीच में खाली गैप है, इसी को आपका, यही आपका क्या प्रॉब्लम है। तो ग्रो मॉडल भी कुछ वैसा ही है। आपका गोल क्या है, ये डिजायर्ड स्टेट आपका गोल है। रियलिटी क्या है, आप जहाँ पे खड़ा है वो आपका रियलिटी है। ठीक है, और ऑब्स्टेकल क्या है, ये खाली जगह आपका जो है ये ऑब्स्टेकल है। बात समझ गए? ठीक है, वे फॉरवर्ड, इसमें हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे कि यहाँ से यहाँ हम लोग कैसे जाएंगे। दूसरा मॉडल है हमारा रूट कॉज एनालिसिस। रूट कॉज एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी समस्या के जड़ तक जाते हैं। किसी भी समस्या के जड़ तक जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है। आप समझ गए? तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, रूट कॉज एनालिसिस करते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या फोकस करेंगे, फंडामेंटल कॉज ऑफ ए प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम का फंडामेंटल कारण पता करते हैं कि मुख्य कारण क्या है, ये हुआ क्यों। ठीक है, इसमें हमारा टेक्निक क्या है, हम लोग फिश बोन डायग्राम का प्रयोग करते हैं। यानी कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, विजुअलाइज द कॉज एंड इफेक्ट। हमारा जो भी कारण है उसका क्या क्या असर है, उसको हम लोग विजुअलाइज करने का काम करते हैं। ठीक है, 5 वाइज। 5 वाइज मतलब हम लोग जो है बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मतलब बार बार वाई वाई कीजिएगा। ठीक है, तो आपको उसका मुख्य कारण ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। पैरेटो एनालिसिस। पैरेटो एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे, 80-20 रूल लगा देंगे और हम लोग उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा मॉडल जो है, दूसरा नहीं, ये हमारा तीसरा मॉडल होगा। ठीक है, ये हमारा क्या, डिसीजन मैट्रिक्स एनालिसिस। डिसीजन मैट्रिक्स एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो भी मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है, उसको हम लोग बार बार इवेल्युएट करते हैं, क्या ये सही होगा, ये सही होगा। उसके बाद ऑटोमेटिक हमको पता चल जाता है कि इस प्रॉब्लम के लिए क्या चीज़ सही होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग इसमें करते क्या है, जैसे कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका जो भी ऑप्शन है वो पहले उसका हम लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कैसे कैसे करना है क्राइटेरिया तय करते हैं। ठीक है, उसके बाद हर क्राइटेरिया में देखते हैं किस में हमको कितना फायदा हो रहा है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, पहले एक लिस्ट बना लेते हैं कि हमारा क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है। फिर उसमें देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे करेंगे, और हर क्राइटेरिया का हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं किस में कितना वजन है। वजन करने का मतलब किस में हम कितना प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद जब सब में आप प्रॉफिट देख लीजिए, जैसे मान के चलिए पहला ऑप्शन है उसमें आपको दिख रहा है कि इसमें हमको 10% प्रॉफिट है, दूसरा में 20% प्रॉफिट है, तीसरा में हमको 18% प्रॉफिट है, ठीक है, चौथा में हमको जो है 15% प्रॉफिट है, ठीक ना, पांचवा में हमको क्या हो गया, 22% प्रॉफिट हो गया। तो पांचवा में हमारा क्या वेट ज्यादा है, मतलब अगर पांचवा जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नंबर 5 जो है, अगर आप वो करते हैं तो उसमें फायदा होने का चांस जो है सबसे ज्यादा है। तो हम लोग सबसे पहले कौन सा ट्राई करेंगे, पांचवा ट्राई करेंगे। बात समझ में आ गई? यही हमारा क्या, डिसीजन मैट्रिक्स एनालिसिस। मतलब जो भी ऑप्शन है उसको लिखिए, उसमें से देखिए किसमें हमारा कितना फायदा है, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा हो उसको आप ले लीजिएगा। उसके बाद लास्ट में आप डिसीजन ले लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है पीडीसीए साइकिल। पीडीसीए साइकिल आपको फायदा कैसे देता है, इसको आप दूसरा नाम क्या है, सेवाट साइकिल। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा ये। ठीक ना, पीडीसीए साइकिल हमारा क्या है, सेवाट साइकिल इसका दूसरा नाम है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 4 काम करते हैं। पहला प्लान बनाते हैं, फिर उसको करते हैं, फिर चेक करते हैं, फिर उसके अनुसार डिसीजन लेते हैं। तो सबसे पहले प्लान बनाइएगा कि हमको करना क्या है। उसके बाद उस प्लान को फॉलो कीजिएगा, यानी कि वो आप डू किए, काम किए। काम करने के बाद चेक कीजिएगा कि इससे हमको फायदा हुआ है कि नहीं है। ठीक है, और फायदा होने के बाद फिर देखिएगा हाँ बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, तो उसके अनुसार फिर आप डिसीजन ले सकते हैं।
ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो उसके अनुसार डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं भैया ये मेथड नहीं चलेगा, दूसरा लो। चलिए, उसके बाद हमारे पास एक और मेथड है जिसको हम लोग ओडा लूप कहते हैं। ओडा लूप में ओ का मतलब हो गया ऑब्जर्व, ठीक है, ओ का मतलब क्या हो गया ऑब्जर्वेशन, फिर ओरिएंटेशन, फिर डिसीजन और एक्शन। मतलब ये लूप आपको फॉलो करना है, शुरू करना है यहाँ से। शुरू कहाँ से करना है, ऑब्जर्वेशन से शुरू करना है। पहले आप कोई भी प्रॉब्लम को समझिए, ऑब्जर्व कीजिए, समझने के बाद क्या करना है, ओरिएंट करना है, ठीक है। उसके उसके विषय वस्तु को और थोड़ा डिटेल में समझिएगा क्या क्या है, वो सारा चीज देखना है, ठीक है। सॉरी, ऑब्जर्वेशन में आप क्या कीजिएगा, पहले उसको देखिएगा, ओरिएंट में उसका विषय वस्तु को समझिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पे हम क्या क्या सॉल्यूशन लगा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है। एक्ट करना है मतलब आपको एक्शन लेना है कि यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है, वो सारा चीज आपको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सिनारियो प्लानिंग। सिनारियो प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो भी सिचुएशन है उसके अनुसार हम लोग एक माहौल तैयार करते हैं, ठीक है, या फिर उसका एक ड्रामा तैयार करते हैं, ठीक है, जिसमें कि कुछ वैसा ही सिचुएशन फिर से तैयार किया जाता है, ठीक। उसके बाद वहां से आपको जो है, जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम वहां पे लगाइए, उसका जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन है उसको वहां पे अप्लाई कीजिए, उसमें देख लीजिएगा जो भी अच्छा लगता है वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। बात समझ गए। अब हम लोग टूल्स का देखते हैं, हमारे पास क्या क्या टूल है। अगर हम लोग खुद से नहीं करना चाहें, हम लोग किसी और ऑटोमेशन का सहारा लें, मशीन या सॉफ्टवेयर क्या क्या है, तो वो सारा चीज हम लोग देखते हैं, ठीक है। या फिर हमारे द्वारा ये और क्या क्या ऑप्शन है वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे समझते हैं। एनालिटिकल टूल्स, एनालिटिकल टूल्स मतलब जिसमें कि हम लोग बैठ के एनालिसिस कर सके। जैसे हम लोग को शॉर्ट एनालिसिस करना है, शॉर्ट एनालिसिस में क्या करते हैं, हम लोग इस तरीके से बांट देते हैं, ठीक है। एस आपका क्या हो गया, स्ट्रेंथ, ठीक ना। डब्ल्यू आपका क्या हो गया, वीकनेस हो गया, ठीक है। ओ क्या हो गया आपका, अपॉर्चुनिटी हो गया, ठीक है। टी क्या हो गया, थ्रेट्स हो गया। मतलब आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें आपका फायदा क्या है, वहां आपका क्या क्या मजबूत वाला पार्ट है उसको लिखिए, उस प्रॉब्लम में आपका कमजोर वाला पार्ट क्या है उसको लिखिए, ठीक है। अपॉर्चुनिटी मतलब यहाँ से और कुछ अच्छा क्या किया जा सकता है उसको लिखिए। थ्रेट मतलब यहाँ पे आपको जो डर लग रहा है, जिस बात का डर है उसको लिखिए। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक एनालिटिकल अप्रोच तैयार कर सकते हैं। बात समझ गए। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, सोट एनालिसिस है, पेस्टल एनालिसिस है, रूट कॉज एनालिसिस है। क्रिएटिव टूल्स, क्रिएटिव टूल्स में हमारा क्या है, हम लोग किसी भी चीज़ को ना नया नया तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गया, ब्रेन स्टॉर्मिंग में हम लोग नया नया आइडिया लाते हैं। माइंड मैपिंग हो गया, मतलब मन में एक आइडिया रूपरेखा तैयार करते हैं कैसे कैसे सॉल्व करना है, डिजाइन थिंकिंग, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपका क्रिएटिव टूल हो गया। कोलैबोरेशन टूल्स में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है कई सारे आदमी को या बाकी लोगों को भी इनवाइट करते हैं कि आप आइए, यहाँ पे आइए, हम लोग मिल के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा आइडिया, ठीक है, उतना ज़्यादा नॉलेज, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस, ठीक। और ये सब चीज़ जब मिल जाएगा तो हमारा कोई भी बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। जैसे जिस समय हमारा कोविड फैल रहा था, ठीक है, तो उस समय हमारा प्रॉब्लम क्या था कि लोग घर के अंदर रहे, ठीक है, और हम लोग क्या करें, सारा सुविधा पहुंचा दें। बात समझ में आ रहा है। हम लोग स्टे होम मतलब घर के अंदर रहे और सारा सुविधा पहुंचा दे, तो जो कि एक सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम था। तो जितना भी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लोग थे, ठीक है, उनका एक बैठक बनाया गया और एक सॉल्यूशन तैयार किया कि कैसे कैसे हम लोग सारा सुविधा इंसान तक, आम नागरिक तक पहुंचाया जा सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कोलैबोरेशन करने का काम करेंगे। कोलैबोरेशन से क्या होगा, जितना ज़्यादा लोग आएंगे सबके पास उतना आइडिया होगा, सब मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब ये हम लोग देखेंगे कि डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। स्किल मतलब क्या हो गया, किसी भी चीज़ को आप बार बार किए हैं और आप में वो जो है उस काम को करने का एक हुनर तैयार हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारे अंदर ये स्किल आएगा कैसे, किसी भी कंपनी में अगर आपको जॉब लेना है ना, ठीक है, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आना चाहिए। अब ये स्किल डेवलप कैसे होगा, सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक ना। क्रिटिकल थिंकिंग में हम लोग क्या करते हैं, आप अपना क्षमता बढ़ाइए ताकि आप किसी भी चीज़ को समझें, परखें, उसके बाद क्या क्या हो सकता है वो सारा चीज़ के लिए आपका दिमाग जो है उसका उस उतना क्षमता होना चाहिए आपके दिमाग में। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, क्रिएटिविटी आता है। क्रिएटिविटी मतलब किसी भी काम को करने का हमारे पास क्या क्या क्रिएटिव सॉल्यूशन है। बात समझ गए।
तो आपके अंदर क्या डेवलप होना चाहिए, एक क्रिएटिविटी होना चाहिए। कोलैबोरेशन में आप क्या कीजिएगा, अदर स्किल्स या नॉलेज को आप आपस में आके जोड़िएगा। ठीक है, मान के चलिए आपके पास कुछ किसी चीज़ के बारे में कोई जानकारी है, आपसे वो चीज़ सॉल्व नहीं हो रहा है, दूसरे को बुलाइए कि भाई तुम्हारे पास जो नॉलेज है उसको लगाओ, मिल के सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम करेंगे। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि सर कोई एक प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, कोई एक एग्जाम्पल से बताइए। ठीक है, तो आपको हम यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मान के चलिए स्टार्टिंग में आपको हम बोले थे, ये हमारा क्या एक लैंड है, जमीन है। ठीक है, इस पे हमको क्या करना है, एक बिल्डिंग बनाना है। ठीक है, लैंड है, इसमें हम लोग को क्या करना है, बिल्डिंग बनाना है। ये किस तरह का प्रॉब्लम है, ठीक है, ये हमारा वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है। ये हमारा क्या है, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है, कि मतलब हमको मालूम है कि हमारा आउटकम क्या होने वाला है। जमीन है, इस पे बिल्डिंग बन जाएगा तो आपका जो भी प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया। तो ये एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है। इसमें आपके पास जमीन है, तो यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है एनालिसिस करेंगे। ठीक है, एनालिसिस करेंगे मतलब अ, हम लोग देखेंगे कि हमारा जो है लैंड कैसा है, वहाँ पे कितना महल का स्ट्रक्चर बन सकता है, वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे पहले सोच समझ के जानकारी इकट्ठा करेंगे। वहाँ का सॉइल कैसा है, सॉइल में स्ट्रेंथ कैसा है। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग जो है पहले तैयार करेंगे। आसपास का हम लोग लोकेशन देखेंगे। ठीक है, कि हमारा जो है यहाँ पे नज़दीक में क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, वो सारा चीज़ देखेंगे। एनालिसिस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है रिक्वायरमेंट देखेंगे। हम लोग जो बिल्डिंग है वो कितना महल का बनाना चाहते हैं, क्या क्या सुविधा चाहिए। ठीक है, तो वो सारा रिक्वायरमेंट देखेंगे। रिक्वायरमेंट के बाद हम लोग पॉसिबिलिटीज देखेंगे। पॉसिबिलिटीज मतलब, अब जैसे मान के चलिए आपका मिट्टी में बहुत ज़्यादा लोड लेने का क्षमता नहीं है। ठीक है, और आप कहिएगा हमको 10 फ्लोर का बिल्डिंग बनाना है, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में या तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ का मिट्टी में स्ट्रेंथ बढ़ाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। या फिर हमारा क्या है कि हमारे पास स्पेस कम है। ठीक है, और उसमें हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा रूम बन जाए। ठीक है, तो वो सारा चीज़ के अनुसार हम लोग पॉसिबिलिटीज सोचेंगे। पॉसिबिलिटीज सोचने के बाद हम लोग जाएंगे स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास। ठीक है, वो इसमें लोड एनालिसिस करेगा। ठीक है, और आपका जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब चीज़ तैयार करेगा। उसके बाद हम लोग इस्टीमेट तैयार करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या क्या मटेरियल लगाने वाले हैं, इसका हम लोग जो है प्लान बनाएंगे। ठीक है, 2D प्लान बनाएंगे, फिर 3D मॉडल भी बनाएंगे। तो वो सारा चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। उसके बाद आपका काम शुरू होगा, उसको एक प्रॉपर मॉनिटरिंग दिया जाएगा। ठीक ना, मॉनिटरिंग के बाद अ, हम लोग जो क्या क्या करेंगे इसमें, आर्किटेक्चर का काम करवाएंगे या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग करवाएंगे। तो उसके लिए एक प्रॉपर आदमी को बुलाएंगे जो कि इंटीरियर प्लान करेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपका जाके बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा एक प्रॉब्लम था जिसका कि क्या क्या सॉल्यूशन है, कैसे कैसे है, वो सारा चीज़ हम लोग देख लिए। ठीक ना, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है।